आप सभी को नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके बाई मुकेश सर। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को जिसका नाम है प्रश्नों से सपनों तक। ये नई सीरीज हमने जो शुरू की है इसका नाम है ब्रह्मास्त्र और इसमें संविधान के 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके सामने और हर एक प्रश्न बेहतरीन है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां थीं? ए 10, बी 7, सी 13, डी 15। बहुत अच्छे प्रश्नों का समावेश किया है। अंत तक देखिएगा, हर प्रश्न नया लगेगा और आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। मुश्किल से आप इसमें से 10 प्रश्न कर पाएंगे जहां तक मेरा अंदाज है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 13 समितियां थी। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? ए 11, बी 15, सी 18, डी 7। अंत तक जुड़े रहिएगा। कैस कर लिया होगा आपने और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, जो नीदरलैंड का एक शहर है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस का मुख्यालय है। ग्रीन पीस संस्था जो पर्यावरण के लिए काम करती है। और इंटरनेशनल ये कोड की स्थापना 1945 में हुई थी। यूएनओ की स्थापना भी 1945 में हुई थी। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह पहले जज रहे यहाँ चुने जाने वाले पहले भारतीय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 375, बी अनुच्छेद 315, सी अनुच्छेद 335, डी अनुच्छेद 365। 25 प्रश्न है पूरे वीडियो में। अंदाज लगा लिया? चलिए चेक करते हैं आप कितने सही हैं कितने गलत हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 335 अनुच्छेद में आती है ये वाली बात। अनुच्छेद 335 कहता है कि संघ और राज्य सेवाओं में नियुक्ति से संबंधित दायित्वों के निर्वहन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। और अनुच्छेद 15 का 4 और 16 के 4 के तहत भी विशेष अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? संविधान का वह कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? ए भाग 15, बी भाग 11, सी भाग 7, डी भाग 22। बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। आपका लेवल भी चेक हो जाएगा कि मैं संविधान से संबंधित आप कितने प्रश्न कर पाते हैं, आपको कितना आता है। बिल्कुल सही जवाब, भाग 7 पूरी तरह से हटाया गया 1956 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। 14 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बने इसके तहत। ठीक है, पहले पार्ट सी और डी स्टेट का जिक्र था जिसे बाद में खत्म कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? ए लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। बताना है आपको। सभी एग्जाम से संबंधित ही प्रश्न है। 25 प्रश्न है। पूरा भरोसा है कि यहाँ से इस वीडियो से आपको 1 या 2 प्रश्न एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे तो आपको जरूर मिलेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़ के ना जाइएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है भाई, इसके पास करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। कुछ मामलों में राज्य विधानसभाओं की आधी संख्या की सहमति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ए एकात्मक सरकार, बी संघीय सरकार, सी संसदीय सरकार, डी राष्ट्रपति शासित सरकार। बताना है आपको।
मैंने अपनी समझ के अनुसार प्रश्नों का समावेश किया है। देखते हैं आप कितने प्रश्न कर पाते हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संघीय सरकार। दोहरी नागरिकता का अर्थ है कि व्यक्ति को दो स्तरों पर नागरिकता प्राप्त होती है, एक केंद्रीय सरकार और दूसरी राज्य सरकार की। यह व्यवस्था अमेरिका जैसे देशों में है, जहां पर संघीय ढांचे में व्यक्ति का संबंध संघ और राज्य दोनों से होता है। भारत में एकल नागरिकता की बात की गई है। ठीक है, ब्रिटेन से जो ली गई है। भारत की नागरिकता एक ऐरी है। भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है। भाग 2 में आती है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? ए 1980, बी 1989, सी 1990, डी 1992। बताना है। मुझे नहीं लगता आप इस प्रश्न को कर पाओगे, फिर भी कोशिश कर लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, बैंक, रेलवे, एसएससी, अभी यूपीएसआई चल रहा है, यूपीएसआई के ही स्तर पे मैंने बनाया है प्रश्नों को। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1992। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में की गई। चलिए, ये काम की बात है। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? ए 1%, बी 2%, सी 3% या डी 6%। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। और आप हमारी दूसरी जो सीरीज़ है, प्रश्नों से प्रश्नों तक, प्रश्नों से सपनों तक, आप जाके उनके वीडियो भी देखेंगे। हर वीडियो में आपको नए प्रश्नों का समावेश मिलेगा, आपका स्तर भी चेक हो जाएगा और बहुत सारी नई जानकारी आपको प्रत्येक वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। विश्लेषण कर लेते हैं। राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को कम से कम 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त करने होते हैं। साथ ही 4 लोकसभा सीटें जीतनी होती हैं। इसी प्रकार राज्य दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम 6% मत और 2 सीटें आवश्यक होती हैं। नोट, यह भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए मानकों पर आधारित है। निर्वाचन आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसे वर्तमान समय में केचुआ कहते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान सभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या से और डॉट डॉट से कम होती है। मतलब अधिकतम कितनी हो सकती है और कम से कम न्यूनतम कितनी हो सकती है, ये बताना है आपको। संविधान के अनुसार संविधान सभा में, सॉरी विधानसभा में, संविधान सभा में तो 389 सदस्य थे। बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। बिल्कुल सही गैस किया। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। अनुच्छेद 70(1) के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 500, न्यूनतम 60 हो सकती है। कुछ राज्य अपवाद भी हैं, जैसे गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32। राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? ए उस राज्य की विधानसभा के पास, बी राष्ट्रपति के पास, सी प्रधानमंत्री के पास या डी संसद के पास। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। अगर आप सच में पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है दूसरे वीडियो भी जाके देखिएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसे समाप्त कर सकती है। वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी नौवीं अनुसूची, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। बताना है आपको सही जवाब। पूरे वीडियो में संविधान से ही संबंधित प्रश्न है। और इस प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द वर्णित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, बहुत सारी नई चीजें जोड़ी गई, बहुत बड़ा संशोधन रहा ये। अगला प्रश्न है, निदेशक तत्व क्या है? नीति निदेशक तत्व क्या है? वाद योग्य, बी अवाद योग्य, सी कठोर, डी लचीले। बताना है। डीपीएसपी क्या है? कैस कर लिया आपने? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी सही है, अवाद योग्य है। आप इन न्यायालय नहीं जा सकते इनके तहत, सिर्फ मौलिक अधिकारों के तहत आप न्यायालय जा सकते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के तहत नहीं। अवाद योग्य है ये। ऋण नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? ऋण नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? ए अनुच्छेद 39 ए, बी अनुच्छेद 38 बी, सी अनुच्छेद 43 ए, डी अनुच्छेद 36। बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। मुझे लगता है आपको प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 43 ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ए अपने निर्वाचन की तारीख से, बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, सी अपने पद ग्रहण करने के दिन से, डी निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है, 52 से लेकर 151 तक, भाग 5 में। सबसे बड़ा भाग है संविधान का, भाग 5, 52 से 151 तक रहता है, अनुच्छेद 151 तक। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। ठीक है भाई, चलिए। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, डी मंत्रिपरिषद। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 61 में आता है, सॉरी अनुच्छेद 61 में महाभियोग लगता है, 62 में आता है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। गैस करिएगा, देखें आप सही होते हैं या गलत। बिल्कुल सही, शायद आप गलत हैं। ऑप्शन ए सही है, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, पद धारण करते हैं। संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी अधिकतम 6 महीने के लिए कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। अगला है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? ए भारत के राष्ट्रपति, बी उपाध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी मंत्रिमंडल। संविधान के अगर आप जानकार हैं तो इस प्रश्न का अंदाज बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाएंगे। मेरी समझ में इस वीडियो में जो भी प्रश्न है सब इस तरह के ही हैं, और बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी सही है इसका, उपाध्यक्ष। 94 बी के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग विधि अपनाई गई है।
भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की विधि लगती है वो कहाँ से अपनाई गई? ऑप्शन ए यूएसए से, बी यूके से, सी यूएसएसआर से, डी फ्रांस से। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम, सी जो रसिया रूस से है, यूएसएसआर, यूएसएसआर, डी फ्रांस। चलिए संयुक्त सोवियत, क्या ना, सोवियत संघ रूस ऐसे था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यूएसए से। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है। अभी तक किसी राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया नहीं हुई। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। बताना है आपको। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 62 में, वर्तमान समय में इस्तीफा दिया है जगदीप धनखड़ ने, अभी कोई नहीं है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब गैस कर लिया? मुझे नहीं लगता आप सही हो, लेकिन फिर भी देखते हैं, आप सही ही होंगे। ऑप्शन ए सही है, संसद के सदस्यों द्वारा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? ए शासन के सभी मंत्रीगण, बी कैबिनेट स्तर के मंत्री, सी अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, डी राज्य मंत्रीगण। देखते हैं इस वीडियो से आपके कितने प्रश्न सही हुए, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अंत तक देखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। अगला प्रश्न है, मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से डॉट डॉट को जवाबदेह है। मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जवाबदेह है। ए लोकसभा, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। इनमें से किसके प्रति जवाबदेही होती है मंत्रिपरिषद की? चलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितना कर सकते हैं आप हमारा सपोर्ट। अगर आप हमें सही से सपोर्ट करेंगे तो अगला वीडियो इससे भी बेहतरीन प्रश्नों का होगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज है, इस सीरीज में मैंने जो भी बनाना है एक ही टॉपिक से सारे प्रश्नों का समावेश करना है। आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लोकसभा। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा स्थापित किया गया। कुल मंत्री निचले सदन के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं, जो भी संख्या हो निचले सदन की, लोकसभा की। चलिए अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ए 30, बी 40, सी 50, डी 60। बताइएगा, बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा आप। अंदाज लग गया, बिल्कुल सही। गढ़पूर्ति या गढ़कोरम का भी नाम सुना होगा आपने। 1/10 होती है वो संख्या। ऑप्शन सी सही है, 50। अगला है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1947, 1952, 1949, 1950। पहली बार राज्यसभा लोकसभा का प्रादुर्भाव हुआ। कुछ लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो देश की स्थिति कुछ और होती। लेकिन अभी आप देख ही रहे होंगे राज्यसभा का गठन, देख लो। और 50 में जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो जाती है, जबकि संसद का जो निर्माण हुआ 1952 में हुआ। इस प्रश्न का सही जवाब है 1952। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कैसे बन सकते थे, है ना? लेकिन कौन समझाए उन्हें। बहुत बड़ा विजन भी रहा है इसके पीछे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि देश की स्थिति ऐसी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तबीयत भी सही नहीं थी उस समय, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में।
तो जो भी उस समय के विचारक थे उनके दिमाग में एक नाम ये चलता था कि जिसके हाथ में भी प्रधानमंत्री की बागडोर दी जाए, उसे एक लंबा कार्यकाल मिले। वो देश के लिए कुछ ज़्यादा टाइम के लिए गद्दी पे बैठे और अपनी नीतियों के माध्यम से जिससे पूरी दुनिया के भी बारे में जानकारी हो, तो उपयुक्त नेता रहे होंगे वो। फिर सब इतिहास है, खोजता ही रहता है, नई-नई जानकारी लाता ही रहता है। आपके भी तर्क सही हो सकते हैं, लेकिन ये बात सत्य है 1950 में ही निधन हो गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला है, सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। ए पीठासीन अधिकारी, बी राष्ट्रपति, सी अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। और मुझे नहीं लगता आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे, भरोसा है मुझे ऐसा। आज की वीडियो में जो प्रश्न देखे होंगे आपके दिमाग को एक बार उन्होंने हिला तो दिया होगा। आपको भी लगा होगा कि संविधान की जानकारी कितनी है, अंदाजा तो लग गया होगा अपनी तैयारी के बारे में भी। और जुड़े रहिएगा रोज एक नए वीडियो के साथ, बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए पीठासीन अधिकारी, इन्हें लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। बताना है और कमेंट्स में हमें ये भी बताना है कि वर्तमान समय में लोकसभा का स्पीकर है कौन। और इस प्रश्न का सही जवाब है, एक प्रश्न ज्यादा है, 26 प्रश्न है इस वीडियो में। ऑप्शन सी सही है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। बी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। ऑप्शन ए केवल ए सही है। ऑप्शन बी ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी केवल बी सही है। ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है। बताना है आपको। शायरी भी है वीडियो के अंत में, मुनव्वर राना साहब की, मुझे बड़ी अच्छी लगी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार रखते हैं, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करता है। ठीक है भाई, ये लाइनें हैं मुनव्वर राना साहब की। हवा के रुख पे रहने दो, जलना सीख जाएगा। हवा के रुख पे रहने दो, जलना सीख जाएगा, कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। हवा के रुख पे रहने दो, जलना सीख जाएगा, कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। तुम अपना दिल मेरे सीने में कुछ दिन के लिए रख दो। तुम अपना दिल मेरे सीने में कुछ दिन के लिए रख दो। यहाँ रहकर के ये पत्थर भी पिघलना सीख जाएगा। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नए वीडियो के में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।